भारत का इतिहास मुगलों के बिना अधूरा है। आप सभी के मन में मुगल सल्तनत का नाम सुनते ही ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार ये मुगल भारत कैसे आए। क्या इन्हें किसी ने भारत बुलाया था या फिर खुद भारत आए। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। मुगलों ने भारत में करीब 300 सालों से भी ज्यादा अधिक समय तक राज किया। मुगल सल्तनत के महान एम्पायर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर जैसे बादशाह थे, जिन्होंने 300 सालों से भी ज्यादा समय तक दिल्ली की गद्दी से हिंदुस्तान पर राज किया। साल 1525 जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस समय दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश के राजा सुल्तान इब्राहिम लोधी की सल्तनत कायम थी। दूसरी ओर राजस्थान में राजपूताना शासन चल रहा था। इब्राहिम लोधी बहुत ही सनकी और गुस्से वाला था, इसलिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और दूसरी ओर पंजाब का शासक दौलत खान ने एक मंसूबा बनाया और काबुल से बाबर को भारत आने का पैगाम भेजा। दोस्तों, बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। दोस्तों, बाबर के पिता तैमूर खानदान से थे और उनकी मां मंगोल शासक चंगेज खान के खानदान से थी। इसी वजह से भी बाबर की जंगी तालीम दो तरीकों से की गई थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि 10 जून 1494 को एक अजीब दुर्घटना घटी। अक्सी के किले में उमर शेख मिर्जा जिस इमारत में रह रहे थे, वह अचानक धड़ गई। इस कारण उनकी उसी जगह पर मौत हो गई। उस समय बाबर की उम्र महज 12 साल की थी जब उसने फरगना की गद्दी संभाली। लेकिन बाबर के चाचा और कुछ परिवार वालों को यह फैसला मंजूर नहीं था। इसलिए बाबर के चाचा और कुछ परिवार वालों ने उज़्बेक सरदार शेबानी खान के साथ षड्यंत्र कर 1501 में बाबर को हराया और बाबर को फरगना और समरकंद की गद्दी छोड़कर अपने परिवार के साथ भागना पड़ा और वह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर रवाना हुए और उन्होंने साल 1504 ईस्वी में मुकीम बेग अरगुन के साथ काबुल पर कब्जा कर लिया। साल 1524 से 1526 ईस्वी में दौलत खान और अलाउद्दीन लोधी ने इब्राहिम लोधी को दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए बाबर के पास काबुल गए और बाबर की मदद मांगी। बाबर तो जैसे इस मौके के इंतजार में था। बाबर ने उनकी सिफारिश मंजूर कर ली और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई के लिए भारत आया। 15 दिसंबर 1525 को बाबर ने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास लगभग 12,000 सैनिकों की टुकड़ी थी। सिंधु नदी पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के पास दमदार सैनिकों, तोपों और बारूद भी था। बैटल ऑफ पानीपत यह वह पहली जंग थी जिसमें हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल आर्मी कमांडर भी था। उसे युद्ध का अच्छा खासा तजुर्बा था। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सैनिकों की फौज थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियों की एक बड़ी विशाल सेना थी, जबकि बाबर के पास 12,000 सैनिक ही थे। इसी कारण बाबर के साथियों ने बाबर को सेना वापस ले जाने की सलाह दी, लेकिन बाबर को जंग का अच्छा खासा तजुर्बा था, इसलिए उसने सलाहकारों की बात नहीं मानी। इतनी बड़ी सेना देखकर भी बाबर की हिम्मत डगमगाई नहीं। वह काफी बहादुर योद्धा माना जाता था। काबुल सहित अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी उसको महान योद्धा के तौर पर जाना जाता है। कई जगह पर उसके पुतले भी लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों को बताया जाता है कि बाबर ने बहुत कम सेना के साथ हिंदुस्तान पर फतेह हासिल की थी। पानीपत दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को जंग के लिए ललकारना शुरू कर दिया। बाबर जंग के लिए अपनी राजनीति पहले ही बना चुका था
उसने इब्राहिम लोदी के रास्ते में एक लंबी ऊंडी और पतली खाई खुदवाई और उसे कुछ इस तरह से ढकवा दिया कि लोदी की सेना उस खाई को न देख पाए। और इस खाई को खुदवाने का दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि लोदी की सेना बाबर की सेना पर आसानी से घेरा न बना सके, जिससे बाबर की सेना को इब्राहिम लोदी की युद्ध की राजनीति समझने का समय मिल सके। बाबर की युद्ध की राजनीति बहुत अचूक मानी जाती थी। वह सबसे पहले अपने कुछ घुड़सवारों को दुश्मनों की सेना की एक एक हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात करता था और पीछे अपनी बैलगाड़ियों को लाइन से खड़ी कर देता था। सभी गाड़ियों को चमड़े के बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनमें थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था। उसी गैप में कुछ सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते थे और बीच में कुछ दूरी पर ही अपनी तोपें भी तैनात कर देता था। बाबर के सैनिकों के पास जो तीर कमान हुआ करते थे वह मामूली नहीं थे। उन तीर कमानों की रस्सी खींचने में ही बहुत ताकत लगती थी। एक तीर लगभग 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो करीबन 7 फुटबॉल मैदानों के बराबर होता है। हर 5 या 10 सेकंड में सैनिक तीर चला सकते थे। बाबर के पास एक अच्छी और पावरफुल सेना थी, जबकि लोदी ने 1 लाख सैनिक लाकर दूसरी ओर डेरा डाल दिया। लेकिन लोदी की सेना बाबर की सेना की तरह पावरफुल नहीं थी, जिस वजह से इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना न बताते हुए मेले की भीड़ का नाम दे दिया। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले हमला करने का इंतजार कर रहे थे। बाबर जानता था कि अगर उसने पहले हमला किया तो उसकी रणनीति खराब हो जाएगी और जीत की संभावना कम हो जाएगी। इसी कारण बाबर ने सोचा कि पहले लोदी को हमला करने दिया जाए। लेकिन जब लोदी भी अपनी सेना के साथ पहले हमला करने के लिए अपनी जगह से हिलने के लिए राजी नहीं था, तब बाबर ने एक और रणनीति बनाई। 19 अप्रैल 1526 की रात को अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी को लोदी के सामने भेजता है, जिससे लोदी अपनी सेना के साथ हमला करता है। बाबर के सैनिक वापस लौट आते हैं, जिससे बाबर की सेना के कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई, जिससे लोदी सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना बहुत आसान है। लेकिन बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला कर दिया, जिससे लोदी की सेना की कुछ टुकड़ी बाबर की सेना द्वारा खोदी गई खाई में गिर गई। वहां से बाहर निकलने में उन्हें जितना समय लगा, इतनी देर में बाबर ने लोदी की सेना पर तोपें दागने का हुक्म दे दिया। लोदी ने अपनी सेना में सबसे पहले 300 हाथी तैनात किए थे। उसे लग रहा था कि हाथी सामने वाली सेना को जल्द ही पैरों तले कुचल देंगे, लेकिन तोपों की आवाजों ने हाथियों को पागल कर दिया, जिससे हाथी अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। इस वजह से इब्राहिम लोदी की सेना के बहुत से सैनिक हाथियों के पैरों तले कुचले गए। साथ ही तोप खानों की तोपों से भी लोदी की सेना को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। कई घंटों तक युद्ध चला। थोड़ी ही देर में बाबर की सेना लोदी की सेना पर हावी होती नजर आई। शाम होते होते बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार दिया और उसका कटा हुआ सर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बाबर को अच्छा खासा खजाना हासिल हुआ, लेकिन बाबर ने जीता हुआ सारा खजाना आवाम में बंटवा दिया था, जिससे आवाम ने उसे खुश होकर कलंदर नाम की उपाधि दी। सन 1526 में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। उस समय उसकी उम्र 43 साल की थी, लेकिन लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी: बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। उसने इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल करी। 17 मार्च 1527 में बैटल ऑफ खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। उस समय बाबर के पास लगभग 80,000 सैनिक बल था। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पास 1 लाख से अधिक सैनिक बल था,
जिनमें 55,000 से अधिक पैदल सैनिक और 45,000 घुड़सवारों की सेना शामिल थी। लेकिन राणा सांगा की सेना बाबर की सेना और तोपों का मुकाबला न कर सकी। इस युद्ध में राणा सांगा को घायल अवस्था में पालकी से युद्ध से बाहर ले जाया गया। इसी कारण युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में कई बड़े बड़े राजपूत कमांडर मारे गए थे। इस युद्ध के बाद मुगल सल्तनत बहुत मजबूत हो गई। इसके बाद बाबर ने दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ चंदेरी सन 1528 ईस्वी में मालवा के राजपूत राजा मेदिनी राय से लड़ी गई। इस युद्ध में राजपूत राजा मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। जीत के बाद बाबर ने चंदेरी के किले पर मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया। बाबर की तीसरी लड़ाई बैटल ऑफ गागरा सन 1529 में अफगान सेनाओं के लीडर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह थे। 6 मई 1529 में घाघरा का यह युद्ध बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने अपनी कुशल राजनीति, सेना और तोपों की मदद से इस युद्ध में भी जीत हासिल की और महमूद लोदी ने बाबर की सल्तनत मंजूर की और नुसरत शाह ने किसी भी अफगानी दुश्मन को बंगाल में पनाह न देने का वादा दिया और इससे मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में बहुत मजबूत हो गई। सन 26 दिसंबर 1530 को किसी बीमारी के चलते बाबर की मौत हो गई। इस कारण उसे आगरा में दफनाया गया। लेकिन बाद में उसकी इच्छा के अनुसार आगरा से उसकी जस्ते खाकी ले जाकर काबुल के बाग ए बाबर में फिर से दफनाया गया। अगर मुगल भारत में न आते तो हिंदुस्तान में लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी नायाब चीजें न होती। मुगलों ने भारत को लूटा नहीं बल्कि उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए।